हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आमना रजा, जो कि हमारे साथ बात कर रही हैं इंटीमेट हाइजीन के ऊपर और वुमेन हेल्थ के ऊपर। तो अब हम डॉक्टर साहबा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटीमेट हाइजीन की जो एडवांसमेंट है वो आज के दौर में क्या है। डॉक्टर साहबा, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो आप ये बताइएगा कि आज के दौर के अंदर इंटीमेट हाइजीन को किस तरह बेहतर अंदाज के अंदर जदीद रिसर्च के मुताबिक लोग अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आज के दौर में जो है आप जो है आजकल जो है मार्केट में अच्छे कंपनीज के इंटीमेट वॉशेज हैं। ठीक है, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर के ऊपर फ्रीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो कि इतने कॉस्टली भी नहीं होते। उसमें भी आप देखें कि जैसे लोकल फार्मास्यूटिकल्स हैं, इनके आप ना खरीदें जो है। ठीक है, जैसे अच्छी किसी फार्मा के आप इंटीमेट वॉश खरीदें। जैसे पर्सनली मैं अपने पेशेंट्स को अपनी फैमिली में जो है वो CCL फार्मा का एक बायोमूस के नाम से एक इंटीमेट वॉश आता है, वो यूज भी करवाती हूँ। ठीक है, तो उसमें जो है कि मैं कहती हूँ कि उसको आप अपनी हैबिट बनाएं, उसको अपने वॉशरूम में रखें और उसको जो है आप ट्वाइस अ डे जो है वो पेशेंट जो है उसको यूज करें। किसी को इन्फेक्शन, ये नहीं कि सिर्फ वही औरतें यूज करें जिनको इन्फेक्शन है, इसको आप अपनी डेली रूटीन बनाएं ताकि इन्फेक्शंस की प्रिवेंशन हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात यह है कि आप देखती हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर UTI इन्फेक्शन का होना कॉमन है, तो इसकी रीजन क्या होती है? अच्छा, UTI इन्फेक्शन भी आपको पता है कि जब हम मेल्स की बात करें तो उनका पेल्विस थोड़ा और होता है, फीमेल की बात करें तो इनका जो यूट्रस और ब्लैडर है वो बिल्कुल पास होता है। ठीक है, तो इसमें आप जैसे कोई ऊपर नीचे, जैसे पब्लिक आपने वॉशरूम, जैसे छोटी बच्चियों को बहुत UTI हो जाता है प्रेगनेंसी के अलावा। वैसे तो मैं हमेशा स्कूल गोइंग बच्चियां जब आती हैं तो कहती हूँ कि आप एक टिप है जो आज पेशेंट को दूंगी कि वो जो जब UTI के प्रिवेंशन के लिए आप हमेशा जब भी यूरिन पास करें तो अपने आप को ड्राई करें। ठीक, तो आपको जिंदगी में UTI नहीं होगा। ठीक है, तो उसको जो है ना अपने टॉयलेट रोल्स जो है अपने रखें और जो है ना ड्राई करके अगर आप उठेंगे तो आपको जो है वो UTI की एक टिप है जो मैं अपने पेशेंट्स को भी देती हूँ, और आपको कभी UTI नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे इंटीमेट हाइजीन के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन जब कर रहे होते हैं कि आप ये देख रहे होते हैं कि अपना कोई जोड़ा आगे वो औलाद नहीं लेना चाह रहा या किसी भी तरह का वो उसमें ड्यूरेशन में गैप डालना चाहता है, तो ऐसी सूरत हाल में वो डिफरेंट किस्म के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो भी इंटीमेट हाइजीन का जरिया बन सकती हैं या उससे इन्फेक्शन होता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ये आप जैसे अगर सस्ते मतलब जो टैम्पॉन, जो कॉन्डम्स आ रहे हैं मार्केट में, ये आप यूज करते हैं, ज़रा इसका भी फेलियर रेट होता है और ये सारी चीजें इन्फेक्शन कॉज करती हैं। तो फिर कॉन्ट्रासेप्शन में तो फिर डिफरेंट वास्ट चीजें आ जाती हैं ना, तो वो जो उस पर तो फिर बात करें तो उस पर तो लंबी बात होती है। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पे? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे टिप्स दें कि जिससे लोग इंटीमेट हाइजीन को बरकरार भी रख सके और उनको कोई इन्फेक्शन भी ना हो। टिप्स यही है कि आप जो है टाइट अंडरवेयर्स ना यूज करें, टेल्कम पाउडर्स ना यूज करें, आप जो है वो डिटोल का इस्तेमाल ना करें, सोप्स ना यूज करें, बॉडी वॉशेस ना यूज करें। आप जो है वो हाइजीन के जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इन सबको फॉलो करें। तो बाकी और जैसे ही आपको लगे कि आपके इन्फेक्शन में कोई बैड ओडोर है या थिक हड्डी, तो आप खुद से दवाइयां ना लें। ठीक हो गया। और ये जैसे ओवर दी काउंटर मेडिकल स्टोर वाले आजकल दवाइयां दे देते हैं कि बाजी ये ले लें वो लें, तो फिर आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता करें। जिस तरह का आपको इन्फेक्शन है वो उसी के मुताबिक आपको जो है एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल जो भी है वो रिकमेंड करें। तो ये विद इन अ डे और 2 जो है पेशेंट ठीक हो जाता है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, हॉस्टल में रहने वाली जितनी भी फीमेल्स हैं दुनिया में किसी भी जगह, तो हम देखते हैं कि वो एक दूसरों के कपड़े भी चेंज करते हैं, ट्राउजर शर्ट्स या इस तरह की चीजें चेंज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो इससे भी इफेक्ट होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप अपने अंडरवेयर, अपने ट्राउजर जो हैं वो बिल्कुल जो है वो इस तरह एक शेयरिंग अगर करते भी हैं तो अगर किसी से लेते हैं तो उनको वॉश करके आप दें। ठीक है, उससे फिर आप अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वुमेन हेल्थ के ऊपर बात करना चाह रहे थे, तो आज के दौर के अंदर आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब प्रेगनेंसी होती है वुमेन को, तो उसको स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह गाइड करते हैं उसकी डाइट के हवाले से और उसकी अपनी हेल्थ के हवाले से? अच्छा, पहले तो जो है प्रेगनेंसी में आपको पता है कि अभी कुछ मल्टीविटामिन है, जैसे कुछ पहले 3 मंथ्स में फॉलिक एसिड होता है जो एक पेशेंट को 400 माइक्रोग्राम जो है एक रिकमेंडेड डोज है, जो एक हर पेशेंट को लेनी चाहिए। कोई रिस्क है या नहीं है, या आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। और कुछ हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जैसे जो पेशेंट जिनको कोई एपिलेप्सी की बीमारी है, डायबिटीज है,
या उनका बीएमआई 35 से ऊपर है, वो बहुत मोटी है, मतलब ओबीस है, ठीक। या उनको पिछले बच्चों में उनके कोई दिमागी नुक्स है, कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, तो उसमें फिर हम हाई डोज फॉलिक एसिड एडवाइस करते हैं। ठीक। मतलब उसमें हम 5 mg देते हैं इनको। ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें हम थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो फॉलिक एसिड एडवाइस करते हैं, जैसे सिकल सेल डिजीज आ जाती है, जो हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं, थैलेसीमियाज होते हैं, इनमें फिर हम थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है फॉलिक एसिड देते हैं 5 mg। जैसे सिकल सेल वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत यूटीआई होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, फोलिक एसिड जब आप देती हैं तो आयरन उससे अलग से पेशेंट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जस्ट फोलिक एसिड पे रहें? अच्छा, फर्स्ट 12 वीक्स में तो जैसे फॉलिक एसिड ही हम एडवाइस करते हैं। अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो हम डुपास्टोन एडवाइस करते हैं फर्स्ट 12 वीक्स में। और अगर जैसे पहले कोई प्री टर्म बच्चा हो गया इनका की वजह से, या पेशेंट का जो है वो क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा है, तो उसमें फिर हम लोपरिन स्टार्ट करते हैं इन पेशेंट्स को 12 वीक्स के बाद, हार्ट बीट आने के बाद पेशेंट के। और फिर आयरन और कैल्शियम जो है यूजुअली हम 12 वीक से ऑनवर्ड फिर 9 मंथ्स पूरा देते हैं। इसमें जो आयरन है, जैसे 120 mg जो है वो डेली रिक्वायरमेंट होती है एलिमेंटल आयरन की, जो एक पेशेंट को लेना चाहिए। और अब अक्सर हस्बैंड्स मेरे पास आते हैं, अक्सर सासें आती हैं, वो कहते हैं कि भाई इनको हम जो है हर चीज तो खाती है, इतना तो खाती है, फ्रूट्स भी खा रही है, सब्जियां भी खा रही है, तो डॉक्टर साहब आपने इतनी दवाइयां लिख के दे दी हैं, इसकी क्या जरूरत है? तो अब वो बड़ा काउंसल करना था पेशेंट को उस टाइम मुश्किल होता है कि जाहिर है एक औरत है, वो एक बच्चे को पैदा करेगी, उसका सारा कैल्शियम तो वो निचोड़ लेगा। ठीक है। तो वो अगर ऊपर से कैल्शियम नहीं लेगी तो फिर पोस्ट ऑप जो है इन पेशेंट्स को, जो अगर नॉर्मल बेशक डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, तो इनको जब बैक एक रहता है तो फिर ये सारा मुद्दा जो है ना उस पर डाल देते हैं कि वो कमर में जो टीका लगा था ना उसकी वजह से हमें बैक एक है। वो ये नहीं सोचते कि वो जो पूरे 9 महीने हमने कैल्शियम ही नहीं लिया उसकी वजह से भी हमें बैक एक हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड इसको बैक वक्त आप देती हैं या बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट किस तरह इसकी डोज को मैनेज करती हैं? नहीं, पहले 12 वीक्स तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम फॉलिक एसिड एडवाइस करते हैं। 12 वीक्स के बाद जब हम आयरन कैल्शियम पे पेशेंट को लेके जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसको आप डिफरेंट टाइम पे लें, जैसे एक मील के साथ अपना आयरन ले लें और दूसरे मील के साथ जो है वो आप अपना कैल्शियम ले लें। ठीक है। क्योंकि अगर दो गैस्ट्रिक अक्सर जो है वो अपसेट भी हो जाता है, स्टमक को डिस्टर्ब कर देता है अगर इनको आप इकट्ठे लें। फिर हम बताते हैं कि आप ऑरेंज जूस और इन चीजों के साथ जो है आयरन को लें, जो उसकी एब्जॉर्प्शन को तेज करता है। और फिर अगर आयरन की एक फॉर्म अगर आपको जो है वो नहीं डाइजेस्ट हो रही, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने लग गई है या नोजिया कर रही है, तो डिफरेंट फॉर्म्स में भी आयरन आता है, फेरिक, फेरस सल्फेट, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में ही आता है। तो फिर आप अपनी डॉक्टर से राब्ता करें, वो आपको डिफरेंट आयरन पे शिफ्ट कर देगी उसमें। ठीक है। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर वोमेन जो है वो कंसर्न होती हैं कि मैं हर महीने जो है वो एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाह रही हूँ, तो बेसिकली बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट आप इसको किस तरह देखती हैं और आप ये क्या समझती हैं कि हर महीने अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी है? हर महीने बेशक आप अल्ट्रासाउंड ना भी करवाएं, लेकिन ट्राइमेस्टर वाइज अल्ट्रासाउंड जरूर होना चाहिए। फिर 20 वीक्स पे एक अनोमली स्कैन, जिसको अक्सर तो मैं जैसे मुल्तान में कंसल्टेंसी करती हूँ तो इधर जो है ना गायनेकोलॉजिस्ट से ज्यादा एलएसवी की प्रैक्टिस है। तो इसमें जो है वो उनको मतलब इस बात की इंपॉर्टेंस का पेशेंट को अंदाजा ही नहीं होता कि अनोमली स्कैन जो है वो हमारे लिए कितना जरूरी है और वो हमें जो है वो लाजमी करवाना चाहिए। और नॉर्मली स्कैन होना चाहिए, फिर एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन होना चाहिए। ट्राइमेस्टर वाइज फिर कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है, इसमें मैंने आपको बताया कि डायबिटिक्स हैं, पेशेंट हाइपरटेंसिव हैं, इनमें फिर हम जो पेशेंट्स के थोड़े विजिट्स जो थोड़े फ्रीक्वेंट करवा लेते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं कि बार बार शीशा लगवाने से बच्चा अब नॉर्मल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानती हैं कि अब मौसम चेंज है और ऐसे मौसम के दौरान हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए स्पेशल किस्म के हलवाजात और स्पेशल किस्म की पिन्नियाँ, पजीरियाँ और इस तरह की दालें बनती हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान इनका कितना बेनिफिट होता है? बस मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप बैलेंस डाइट लें, इतना ज्यादा आप वेट गेन ना कर लें कि एंड पे जो है वो आप नॉर्मल डिलीवरी ना कर सके बेबी अपना। ठीक है। और आप बैलेंस डाइट लें। फिर आप जो पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा नोजिया और वॉमिटिंग के कंप्लेन करती हैं, उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पोर्शंस में अपनी डाइट लें। ठीक। जैसे आप जो है 3 मील्स हम यूजुअली जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना खाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि इन 3 मील्स को आप 6 मील्स में डिवाइड कर, ठीक है, ताकि वो इस तरह लें। और कुछ लोग कहते हैं जैसे नट्स है, फिश है, अक्सर मेरे पास सासें आती हैं कि ये बड़ी गर्म चीजें ये खाती है, बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो है बाहर के मुल्कों में तो लोग स्पेशल कहते हैं कि आप माँ जो है वो नट्स खाए ताकि बेबी जो है वो
हेल्दी पैदा हो और इंटेलिजेंट हो। ठीक। तो इसमें ये कि नट्स और फिश और ये सारी चीजें, ये कोई मना नहीं। हाँ, जो चीजें बहुत ज्यादा देसी घी में बनी हुई वेट गेन करें उनको आप अवॉइड ही करें तो अच्छा। ठीक हो गया। यहाँ पे डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि सासें जो चीज़ महंगी होती है वो कहती है ये बच्चे के लिए नुकसानदेह है, तो इस वजह से भी वो ऐसा ही शायद है। बहू को देना नहीं चाह रही होती। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का हाई होना, इसकी वजूहात क्या है? अच्छा, एक तो ब्लड प्रेशर होता है जो पहले से एक औरत है उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है। ठीक। और एक ब्लड प्रेशर है जो 20 वीक्स के बाद रेज होना शुरू होता है, जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक। और एक जो पहले से होता है उसको हम अपनी जुबान में क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक। फिर कुछ मेडिकेशन ये लोग ले रहे होते हैं, जैसे इनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो हम इनको प्रेगनेंसी सेफ ड्रग्स पे शिफ्ट कर देते हैं ठीक। कि जो वो सेफ है। फिर उनकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है, उसके हिसाब से फिर हम उनकी ड्रग्स जो है वो ऊपर नीचे करते हैं। वजह तो इसकी जो है वो इडियोपैथिक भी हो सकती है हाइपरटेंशन। फिर जो है आप बहुत सारी वजूहत हैं, कोई किडनी डिजीज पहले से पेशेंट को चल रही हो तो उसकी वजह से भी हो सकती है। तो इसमें वास्ट जो है ना काफी वजह हैं जिसकी वजह से जो है वो हाइपरटेंशन पेशेंट को हो सकती है। डेंजरस तब होता है जब इनके यूरिन में प्रोटीन्स आने लग जाएं, ठीक है। तो जिसको हम फिर, या आप एक डेंजरस साइंस क्या होते हैं कि एक औरत को पता होना चाहिए कि अब मैं अपनी डॉक्टर को विजिट करूं जाके। जी ठीक हो। अगर आपको बहुत जो शदीद सर दर्द है वो होना शुरू हो जाए, आपके मैदे में जो है वो एक ऐसा दर्द जो आपने पहले कभी फील नहीं किया, ठीक। वो होना शुरू हो जाए। फिर अगर आपके लीवर एंजाइम्स हैं, जो आपका ALT है वो 200 से ऊपर आना शुरू हो जाए, आपके प्लेटलेट्स जो है वो 1.5 लाख से कम होने शुरू हो जाए, ठीक। इन सारी साइंस में जो है वो प्री क्लेम्शिया का खतरा होता है और यूरिन में आपके प्रोटीन्स आने लग जाए। जी ठीक हो गया।